कहानी के पहले भाग में हमने सुना कि गणेश महतो का जीवन किन कठिनाइयों से गुजर रहा है और अंततः वह अपनी पत्नी के कहने पर यह निर्णय करता है कि वह भी अपने गांव के सैकड़ों लोगों की तरह कोयला खदान से कोयला निकालकर शहर में बेचने का काम करेगा। अब सुनते हैं आगे की कहानी। यद्यपि बचपन से मिले संस्कार उसे बार बार अपने निश्चय से डिगा रहे थे, वह यह सोचकर लज्जित हो रहा था कि समाज के लोग उसके बारे में ना जाने क्या सोचेंगे। जैसे गरीब आदमी जब नया कपड़ा पहनता है तो उसे लगता है कि सारी दुनिया उसे ही देख रही है, गणेश महतो को भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि जब वह साइकिल पर कोयला ढोकर ले जाएगा तो बाजार के सारे लोग घूम घूम कर उसे ही देखेंगे। रात को वह ठीक से सो भी नहीं पाया। जरा सी नींद आती और उसे लगता कि वह साइकिल पर कोयला लादे ले जा रहा है और कोयले की वजन से वह साइकिल को खींच नहीं पा रहा है। वह अकबका सा उठकर बैठ जाता। कभी उसे लगता पुलिस वाले उसे पकड़ रहे हैं। वह घबराकर पसीने से तरबतर हो जाता। एक दिन उसने अपने पिता से उनकी साइकिल मांग ली और उसकी आशा के विपरीत उन्होंने उससे कुछ भी पूछा नहीं। शायद उसके पिता अंतर्यामी थे जिन्होंने उसकी मन की बातें समझ ली थी। उसने ऐसा ही सोचा, आखिर बाप अपने बच्चे की पीड़ा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। पिताजी की साइकिल भी उन्हीं की तरह जर्जर थी, चक्कों में जंग लगा था एवं वह कोयले का भारी वजन ढोने के काबिल नहीं थी। उसके कई दोस्त साइकिल पर कोयला लादकर रांची ले जाने का काम करते थे। उनसे बात करके उसने आवश्यक तैयारी शुरू कर दी। साइकिल पर सामान्य से बहुत बड़े एक कैरियर की जरूरत थी, जिसे उसने एक बिल्डर के यहां से 200 रुपए की उधारी में बनवा लिया। साइकिल के चक्के के लिए नए रिम की जरूरत थी, उसे भी उधारी में कसवाया एवं उधार के 400 रुपए कमाई के बाद देने का वादा किया। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे बोरों एवं कोयला के बोरों को साइकिल पर बांधने के लिए रस्सी की जरूरत थी, जिसका इंतजाम दोस्तों से मांगकर कर लिया गया। लेकिन सिर्फ इतने भर के इंतजाम से काम होने वाला नहीं था। असल चुनौती तो इसके बाद थी। कोयला खोदकर निकालना, उसे साइकिल पर लादना एवं बाजार में ले जाकर बेचना इतना भी सरल नहीं था। इस राह में अनेक व्यवस्था से संबंधित कांटे थे जिनसे निपटना पड़ता था। जिस खदान से कोयला निकाला जाता था वहां मतीन अंसारी गैंग की गुंडागर्दी चलती थी। अगर किसी को कोयला निकालना है तो प्रत्येक साइकिल पर 50 रुपए उसे पहले देकर पर्ची कटवानी पड़ती थी। उसके बाद आते थे कोयला कंपनी के कर्मचारी। उनको भी चढ़ावे में प्रति साइकिल 50 रुपए चढ़ाना पड़ता था। उसके बाद आती थी पुलिस। पुलिस तो सार्वभौमिक रूप से सत्ता का प्रतीक है। उसे मिलाए बगैर तो इस देश में कोई काम संभव ही नहीं। भारत में जो दो बातें सार्वभौमिक कही जा सकती हैं, उनमें से एक तो है ईश्वर के प्रति लोगों का विश्वास और दूसरा पुलिस की शक्ति। भारतवर्ष में ऐसा कोई काम नहीं है जहां भारतीय पुलिस का हस्तक्षेप ना हो। इस प्रकार से पुलिस को भी प्रति साइकिल 50 रुपए तय थे। ये तो हुए खदान से कोयला निकालने का खर्च। इसके अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले पुलिस थानों के लिए 20 रुपए प्रति साइकिल का रेट तय था। सारी तैयारियों की भागम भाग में गणेश महतो ने दुकान से अपनी नौकरी छोड़ दी। पास में नगदी कुछ थी नहीं, इसलिए उसने कोयला निकालने एवं उसे बेचने तक में आने वाले खर्चे के लिए 250 रुपए का कर्ज अपने दोस्त से ले लिया। साइकिल बनवाने में पहले ही 600 रुपए की उधारी हो चुकी थी। इस प्रकार से 850 रुपए की उधारी काम शुरू करने से पहले ही उसके माथे पर चढ़ चुकी थी। लेकिन इससे क्या, एक बार कोयला निकालकर अगर रांची पहुंचा आया तो 1000 रुपए मिलने वाले थे।
इस प्रकार सभी उधार चुकता कर देने के बाद भी 150 रुपए की बचत तो होनी ही थी। कोयला निकालने वाले बहुत सवेरे 4 बजे के आसपास ही काम पर निकल जाते थे। धूप कड़ी होने से पूर्व वे खदान से बाहर निकल आए, इसके लिए वो ऐसा करते थे। कोयला ढोने का सामान्य तरीका ये था कि एक दिन कोयला निकाला जाता था और दूसरे दिन उसे ढोकर बाजार पहुंचाया जाता था। कभी कभी इसमें 2 दिन भी लग जाते थे। जिन लोगों का पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ था, उन लोगों का काम बटा हुआ था। औरतें और उम्रदराज लोग कोयला निकालते और जवान लोग साइकिल पर ढोकर उसे ले जाते। पर गणेश महतो को तो कोयला भी खुद निकालना और खुद ढोना था। जिस दिन गणेश महतो अपने नए काम के लिए निकला, सुनीता देवी बहुत खुश थी। यद्यपि वह बीमार थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के भाव परिलक्षित हो रहे थे। बीमारी से पीले पड़े चेहरे पर क्षीण मुस्कान तैर रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी सारी परेशानियां हल होने वाली हैं। अच्छे दिन बस आने वाले हैं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके पति को अपने काम में सफलता मिले। मतीन अंसारी के गुर्गों ने खदान में घुसने से पहले 50 रुपए वसूल लिए। फिर कोयला कंपनी के लोगों ने भी अपनी वसूली कर ली और उसके बाद बारी आई पुलिस की। पुलिस के एक सिपाही के पास डायरी थी जिसमें बकायदा कोयला चोरों के नाम लिखे हुए थे। उसमें एक नए कोयला चोर का नाम दर्ज कर लिया गया, गणेश महतो। अपना नाम दर्ज कराते हुए गणेश महतो पानी पानी हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि भरी भीड़ में उसे नंगा कर दिया गया हो। पुलिस वाले ने भी अपनी वसूली कर ली और इस प्रकार कोयला छूने से पहले ही 150 रुपए की पूंजी लग गई। कोयला निकालते निकालते गणेश महतो की हालत पस्त हो गई थी। यद्यपि वह मारवाड़ी की दुकान में बहुत मेहनत से काम करता था, लेकिन दुकान में काम करना और कोयला निकालने में बहुत अंतर था। किसी तरह उसने कोयला निकालकर बोरों में भरा और दोस्तों की सहायता से साइकिल पर लाद लिया। लेकिन 300 किलो कोयला साइकिल पर लाद कर खींचना कोई हंसी खेल तो था नहीं। एस्केलेटर्स एवं लिफ्ट के द्वारा बिना श्रम के ऊपर पहुंच जाने वाले इसे समझ नहीं पाएंगे। खैर, घर पहुंचते पहुंचते गणेश महतो थक कर निढाल हो चुका था। कल कोयला लेकर रांची जाना था। उसने कोयला लदे साइकिल को घर की दीवार से टिका कर रख दिया और वहीं पड़े खटिया पर गिर पड़ा। खटिया पर गिरते ही उसे गहरी नींद आ गई। शाम होते होते उसकी देह बुखार से ऐसे तप रही थी जैसे जेठ की गर्मी में टीन की छत तपती है। जोड़ जोड़ दर्द से टूट रहा था। उसकी आंखें नहीं खुल रही थीं, मुंह सूख रहा था, पानी भी नहीं पी पा रहा था। उसकी पत्नी परेशान हो उठी। वह तो बेचारी स्वयं बीमार थी, बेटी अलग से बीमार थी और अब पति बुखार से तप रहा था। वह क्या करे? पर औरत में बहुत हिम्मत होती है, वह आसानी से हिम्मत नहीं हारती। अपनी बीमारी को भुलाकर वह दवा की दुकान से बुखार की दवा ले आई। उसने गणेश महतो को दवा खिलाई एवं माथे पर हाथ फेरा। कुछ देर बाद गणेश महतो को राहत महसूस हुई, लेकिन कमजोरी बहुत थी। अगले दिन बुखार तो कम हो गया, पर चलने फिरने की ताकत नहीं थी। कोयला लदा साइकिल कोयला लदा साइकिल दीवार के सहारे से वैसे ही उदास खड़ा था। गणेश महतो को लगा मानो साइकिल उसे अपनी ओर बुला रहा है। उसने आगे बढ़कर साइकिल को छुआ, उसे सहलाया जैसे कोई छोटे बच्चे को सहलाता है। कोयले का रंग उसके हाथों में आ गया था। उसे हंसी आ गई। कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं, उसने सुन रखा था। खैर,
एक दिन और इसी तरह बिना कमाए बीत गया। जब से मारवाड़ी की नौकरी छोड़ी थी, तब से 7 दिन बीत चुके थे। कमाई कुछ नहीं, पर उधारी हो चुकी थी। बुखार होने के तीसरे दिन उसने हिम्मत जुटाई और मन बनाया कि कल वह कोयला लेकर रांची जाएगा ही जाएगा। उस दिन जाने वाले मित्रों से रात में ही उसने बात कर ली थी। कोयला ले जाने वाले सुबह 6 बजे निकल जाते थे, ताकि कड़ी धूप होने से पहले ज्यादा दूरी तय कर ली जा सके। वहां से रांची की दूरी 50 किलोमीटर की थी, लेकिन 3 क्विंटल कोयला साइकिल पर लाद कर उसे खींचना न केवल बहुत श्रम का काम था, बल्कि एक बहुत बड़ी कला भी थी। ऊपर से रास्ते में चढ़ाई थी, जिसमें करीब 10 किलोमीटर तो घाटी से होकर गुजरना पड़ता था। उसके दोस्त कहते थे, बाबू, कलेजा के जोर से साइकिल खिंचाएला। लेकिन गणेश महतो के दोस्तों के लिए तो यह रोज का काम था। इधर से साइकिल पर कोयला लेकर जाना और उधर से खाली साइकिल को बस, ट्रक, ट्रैक्टर में लाद कर ले आना। गणेश महतो के दोस्तों ने उसे हिम्मत दिलाई कि रास्ते में वे उसकी मदद भी कर देंगे। सुबह 6 बजे गणेश महतो अपने घर से कोयला लेकर निकला। वह बड़ी मुश्किल से साइकिल संभाल पा रहा था। सुनीता देवी ने रुमाल में बांधकर रात की बची हुई रोटी और नमक दे दिया था, जिसे उसने एक प्लास्टिक बैग में साइकिल पर रख लिया। हिम्मत करो बेटा, खींचो, लगाओ जोर। जो उम्र में बड़े थे, वे गणेश महतो को उत्साहित कर रहे थे। शुरुआती 1-1 घंटे तो उसने किसी तरह साइकिल खींची। जो पुराने खिलाड़ी थे, वे तो जब कहीं सड़क ढाल मारती तो साइकिल पर बैठकर लुढ़क भी जाते थे। लेकिन गणेश के लिए तो साइकिल संभालना ही मुश्किल हो रहा था। कभी साइकिल बाएं भागती तो कभी दाएं। अभी मुश्किल से 5-6 किलोमीटर ही चल पाया था कि गणेश महतो के हाथ पैर जवाब देने लगे। उसने साइकिल खड़ी की एवं धम से वहीं सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। उसके साथी आगे निकल गए। काफी देर हो जाने पर उसके साथियों को एहसास हुआ कि वह पीछे छूट गया है। उसके साथी वहीं रुक गए। ऐसे भी थोड़ा समय के बाद सभी एक जगह रुककर सुस्ता लिया करते थे। गैस का प्रचलन बढ़ने से एवं गैस के उपयोग की सुविधा के कारण धीरे धीरे शहर में कोयले का उपयोग कम होने लगा है। इसलिए महंगाई में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद कोयले के दाम में वृद्धि नहीं हुई। कोयले में लगने वाले निवेश की तुलना में उससे प्राप्त आय कम होती गई। लेकिन जिनके पास आय का कोई और साधन नहीं है, वे क्या करें, लगे हैं इसी काम में। थोड़ी देर के बाद गणेश महतो ने फिर हिम्मत जुटाई। उसने साइकिल का हैंडल संभाला और कलेजे के दम पर साइकिल को खींचने लगा। लेकिन बुखार से टूटा हुआ शरीर कितना साथ दे पाता। जहां उसके साथी रुके थे, वहां पहुंचकर वह फिर से रुक गया। उसके साथी जो काफी देर से वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे या वहां रुकने के लिए तैयार नहीं थे, सबने अपना सबने उसे हौसला दिया और आगे चलने को कहा। वहां से चढ़ाई बिल्कुल खड़ी थी। उसे भूख लग रही थी। उसके जी में आया कि वह रुमाल में रखी हुई रोटियां खा ले। लेकिन अभी तो सुबह के 7 ही बजे थे। अभी खा लेगा तो बाकी दिन का क्या होगा। यह सोचकर उसने रोटी खाने का इरादा छोड़ दिया। गरीब आदमी को रोटी भी सोचकर खानी पड़ती है। अमीर आदमी को खाने के बाद उसे पचाने के लिए सोचना पड़ता है। उसने थोड़ा सा पानी पिया और फिर से साहस किया। चढ़ाई में साइकिल खींचने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसे बार बार टेक लेना पड़ रहा था। टेक बांस का एक मोटा डंडा होता है, जिसके सहारे कोयला लदी साइकिल खड़ी की जा सकती है। 1 घंटा उसने फिर से साइकिल खींची। चढ़ाई का अंतिम दौर ही था। बाकी साथी चढ़ाई पार कर चुके थे। कुछ आगे बढ़ गए तो कुछ लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह साइकिल खींचते हुए अब बुरी तरह हांफ रहा था। उसके शरीर में
खून दौड़ने की गति बहुत तेज हो गई थी। अचानक से उसे चक्कर आया और साइकिल पर से नियंत्रण छूट गया। वह गिर पड़ा और साइकिल उसके ऊपर आ गिरी। कुछ देर बाद उसके साथी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने उसे उठाया, साइकिल किनारे खड़ी की और उसे पानी पिलाया। वह बुरी तरह घायल था और अब ठीक से चलने की स्थिति में भी नहीं था। उसके साथियों ने उससे सलाह करके यह तय किया कि अब उसका कोयला वहीं बेच देना उचित होगा। कोयले को साइकिल से उतारकर सड़क के किनारे रख दिया गया। उसके साथी अपनी साइकिलें लेकर आगे निकल गए। वह वहीं किनारे पड़े एक पत्थर पर बैठ गया एवं किसी ग्राहक का इंतजार करने लगा। वहीं बैठकर उसने अपना रुमाल खोला और नमक के साथ रोटी खाकर पानी पिया। काफी देर तक वहां बैठे रहने के बावजूद वहां कोई ग्राहक नहीं आया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसने एक सपना देखा कि वह अपने कोयले को रांची पहुंचकर बेच चुका है और उससे मिले पैसे को संभाल कर अपने पैंट के भीतर जेब में रखने की कोशिश करता है। लेकिन यह क्या, वहां तो उसकी जेब है ही नहीं। वह बार बार अपनी जेब को ढूंढता है लेकिन वहां जेब है ही नहीं। वह परेशान हो उठता है, कहीं रास्ते में वह पैसा खो ना दे। फिर जब सुनीता पूछेगी तो वह क्या जवाब देगा, और इसके बाद घबराहट में उसकी नींद टूट जाती है। वह देखता है कि वहां एक ट्रक खड़ा है और उसका ड्राइवर वहां खड़े होकर कोयले को देख रहा है। ए, कितना में देगा कोयला? ड्राइवर पूछता। आप ही बताइए कितना दीजिएगा, उसने कहा। उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि रांची पहुंचने से पहले बीच रास्ते में उसके कोयले का कितना दाम मिलेगा। इसलिए उसने सोचा कि बेहतर है खरीदार से ही दाम का अंदाजा ले लिया जाए। ले ले 200 रुपया। 200 रुपए में इतना कोयला मिलता है? ऐसा काहे बोल रहे हैं? तब कितना में देगा बोलो? 800 रुपया लगेगा। पगला है का रे? 800 कौन देगा तोरा इसका? रांची लेकर जाएंगे तो 1000 मिलेगा। तो ले जाओ रांची, यहाँ काहे डेरा गाड़ ले हैं? ड्राइवर वहां से मुड़कर जाने लगा। उसे लगा वह सही में चला ना जाए। वहां बैठे उसे काफी देर हो चुकी थी। अगर शाम तक कोयला नहीं बिका तो वह क्या करेगा, यह सोचकर परेशान हो गया। गिरने के बाद उसके पैरों में काफी चोट आई थी। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी साइकिल भी टूट चुकी थी। अब उस पर वापस कोयला लादना भी संभव तो नहीं था। ए, रुकिए रुकिए, कितना दीजिएगा? उसने ट्रक पर चढ़ रहे ड्राइवर से पूछा। काहे? तुमको तो 1000 दे, उसी को बेच देना। अरे आप बोलिए ना, आप कितना दीजिएगा? एक बात कहते हैं, हाँ, 300 रुपया देंगे। मंजूर हो तो डालो पीछे ट्रक में, और नहीं तो किचकिच मत करो। बहुत कोयला मिलता है कुजू में, वहीं से अगली बार ले लेंगे। गणेश वह तो बैठकर हिसाब लगाने लगा। अभी तक कोयला यहां तक लाने में कितना खर्च हो चुका है, कितना उस पर उधारी हो गई है। पिताजी की भी साइकिल टूट गई है। घर में बच्ची बीवी दोनों बीमार हैं। रात के खाने का इंतजाम भी नहीं। इतने में ड्राइवर ने पूछा, अरे क्या सोच रहा है, देगा कि जाए यहां से? कुछ और बढ़ा दीजिए, उसने रुआंसा होकर कहा। ड्राइवर भला आदमी था। उसने कहा, अच्छा चलो 350 दे देते हैं। शाम के 4 बज चुके थे। क्या उसे दूसरे खरीदार की प्रतीक्षा करनी चाहिए? और अगर दूसरा खरीदार नहीं आया तब? रात भर उसे कोयला अगोर कर यहीं रहना पड़ेगा। ठंड शुरू हो चुकी है। रात वह यहां खुले में कैसे बिताएगा? गणेश महतो का दिमाग सुन्न हो गया। घबराहट में निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। उसे लगा अगर यहां सुनीता होती
तो वह उससे पूछ लेता। लेकिन यहां तो वृक्षों और सड़क पर सरपट भागती गाड़ियों के सिवा कुछ है ही नहीं। किससे सलाह करे? अरे देगा कि नहीं देगा, साफ साफ बोलो, ड्राइवर ने डपटते हुए पूछा। हाँ 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 हाँ, ले लीजिए, उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। उसने 350 रुपए बहुत संभाल कर अपने पैंट के भीतर जेब में रखा। ट्रक वाला ट्रक स्टार्ट करके धुआं उड़ाता हुआ चला गया। इधर गणेश महतो के सारे सपने भी धुआं हो गए। वह बैठकर वह बैठकर हिसाब लगाने लगा कि इन 350 रुपए से क्या करेगा, पहले किसकी उधारी चुकाएगा। लेकिन उधारी चुकाने से पहले तो उसे आज रात के लिए चावल खरीदना होगा ताकि रात में भात बन सके। लेकिन उधार देने वाले क्या मानेंगे? उनसे इसी शर्त पर उधार लिया था कि कोयला बेचकर सबसे पहले उनका उधार चुका देगा। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हे भगवान, कहीं टूट ना गया हो। पैर टूट जाएगा तो इसका इलाज वह कैसे कराएगा? टूटे पैर के साथ तो मारवाड़ी भी उसे अपनी दुकान पर नहीं रखेगा। अभी वह जहां था वहां से रांची के बीच की दूरी का अंतर 700 रुपए था। अब ट्रक वाला उसी कोयले को रांची में किसी होटल वाले को 1000 में बेचेगा। लेकिन उससे उसे क्या? वह तो अब बिना कोयले के भी रांची पहुंचने की स्थिति में नहीं था। उसे अब यह चिंता भी सता रही थी कि वह कल क्या करेगा। शाम के 5 बज गए थे और थोड़ी देर में अंधेरा अपने पांव पसारने लगेगा। जंगलों में अंधेरा जल्दी ही घिर जाता है। अब देर करने से फिर बहुत देर हो जाएगी, ऐसा सोचकर उसने हिम्मत की और किसी तरह अपनी साइकिल को संभाला। साइकिल का रिम टेढ़ा हो गया था और उसे ठीक करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। उसने पास पड़े पत्थर से उसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह उसे सीधा नहीं कर पाया। उसके पैर में असह्य दर्द हो रहा था। किसी तरह दर्द को सहन करते हुए वह साइकिल पर बैठ गया। एक ही पैर से वह साइकिल चलाने लगा। सड़क ढलान थी, इसलिए साइकिल आसानी से ढुलक रही थी। अचानक साइकिल के चक्का के नीचे एक पत्थर आ गया। दरअसल यह एक कोयले का बड़ा टुकड़ा था जो किसी साइकिल से शायद गिर गया था। उसने साइकिल संभालने की कोशिश की, लेकिन दाएं पैर ने उसका साथ नहीं दिया और वह सड़क पर दाहिनी ओर गिर पड़ा। उसके पीछे से तेजी से आते ट्रक ने जोर से ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसका शरीर उस ट्रक के नीचे आ गया था। पुलिस ने जब लाश की तलाशी ली तो भीतर जेब से 350 रुपए बरामद हुए। 50 रुपए रखकर 300 रुपए पुलिस वाले ने सुनीता को दे दिए। उन्हीं 300 रुपए से सुनीता ने दाह संस्कार के लिए कफन आदि खरीदे। अगले दिन स्थानीय समाचार पत्र में एक छोटा सा समाचार आया। सड़क दुर्घटना में एक कोयला चोर की मौत। नमस्कार।